नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो प्लीज सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम द heading itself, ordered second की heading, frame of the suit. This is the question for your prelims. Which order deals with the frame of the suit? This is order 2. अब इसकी मैं रूपरेखा आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि what is all about this. तो प्लीज गो टू द, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, देयर शुड बी, इफ यू आर द प्लेंटिफ, अगर आप प्लेंटिफ हैं एंड यू वांट टू इंस्टीट्यूट ए सूट, अगर आपको सूट फ्रेम करना है, देन यू विल हैव टू फाइल ए प्लेंट, है ना। प्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्लेंट कैसे, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट कैसे होगा, थ्रू फाइलिंग ऑफ द प्लेंट होगा। तो प्लेंट की जो रूल्स मिलते हैं आपको, प्लेटिंग के रूल्स मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको ऑर्डर 6 और 7 में मिलते हैं। लेकिन ऑर्डर 2 एक जनरल गाइडलाइंस देता है आपको कि वाइल फ्रेमिंग ऑफ द सूट, सूट को फ्रेम करते समय व्हाट प्रोटेक्शंस यू मस्ट टेक, आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम ऑर्डर 2, दिस द फ्रेमिंग ऑफ द सूट। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि देर इज सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकेटा एंड द रूल 2, बेसिकली रूल 2 ऑफ ऑर्डर 2 में। कैसे मैं समझाता हूँ, देखिए पड़ोस में इससे कुछ नहीं कह सकते, पागल है। चलिए कोई बात नहीं, अब खटखट हो रही तो बियर करेंगे हम लोग, है ना। देखिए रेस जुडिकेटा में क्या होता है, रेस जुडिकेटा केस में क्या होता है कि वंस ए केस हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट, you cannot bring fresh suit on the same cause of action between the same parties. उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी मैटर पर आप पुनः सूट नहीं ला सकते अगर वो मैटर एक बार कोर्ट के द्वारा फाइनली हर्ड एंड डिसाइड हो चुका है। तो रेस जुडिकेटा यानी कि सेक्शन 11 उसको प्रोहिबिट करता है कि आप सेम मैटर पर सेकंड सूट नहीं ला सकते हैं। यू गॉट इट। जैसे फॉर एग्जांपल कि सुनीता मैडम ने तरुण पर एक सूट फाइल किया डिफेमेशन का, फॉर द डिफेमेशन एक स्टेटमेंट विच ही पब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को तरुण ने एक स्टेटमेंट फाइल किया, पब्लिश किया, जो कि सुनीता का कहना है कि डिफेमेटरी है। शी ब्रॉट ए सूट फॉर डिफेमेशन सीकिंग डैमेजेस। नाउ दिस सूट हैज़ बीन डिसाइडेड फाइनली, ये सूट फाइनली डिसाइड हो गया। तो अब सुनीता दोबारा अगर लाना चाहे कि नहीं तुमने फिर याद आ गया मुझे, तुमने कहा कैसे,
सेम कॉज ऑफ एक्शन में सेम डिफेमेटरी स्टेटमेंट के बेस पर फिर डैमेजेस सीक करना, दैट विल बी प्रोहिबिटेड बाय द सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा। तो रेस जुडिकेटा टेक्स अवे योर राइट ऑफ फाइलिंग ए सूट इन केस द कंडीशंस मेंशन्ड देयरिन आर सेटिस्फाइड। सेक्शन 11 में जो शर्तें पूरी होती हैं अगर वो पूरी हो जाती हैं तो सेक्शन 11 आपको सूट फाइल करने का आपका अधिकार आपसे छीन लेता है, वो सूट को प्रोहिबिट कर देता है, ट्रायल को वहीं पर स्टे करवाएगा। यू गॉट इट, दैट विल बी द सूट विल बी नॉन मेंटेनेबल। बात समझ में आ रही है? कुछ ही सिमिलर कंडीशंस यू विल फाइंड हेयर इन द ऑर्डर 2 एज वेल। ठीक, तो यहां पर इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स। क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स। कि यहां पर क्या देखेंगे अगर आप, कि जैसे एक व्यक्ति को, मान लीजिए मैंने आपसे क्लेम करने थे 1 लाख रुपीस, मुझे सूट फाइल करना था, मनी रिकवरी करनी थी आपसे 1 लाख रुपए की, यस 1 लाख रुपए के डैमेजेस सीख करने थे मुझे आपसे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे काम करता हूँ, पहले 10,000 के लिए करता हूँ, फिर अलग से करूँगा 20,000 के लिए, मल्टीपल क्लेम्स में इस सूट को ब्रेक कर देता हूँ मैं। तो इज इट पॉसिबल और नॉट? वहाँ पर आपका ये ऑर्डर 2 रूल 2 यहाँ पर आएगा, वहाँ पर भी प्रोहिबिटेड, सब्सिक्वेंट सूट विल बी प्रोहिबिटेड। तो व्हाट इज कॉमन इन रेस जुडिकेटा एंड रूल 2 ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज द सब्सिक्वेंट सूट इज प्रोहिबिटेड। रेस जुडिकेटा के केस में और रूल 2 के ऑर्डर 2 रूल 2 के केस में जो कॉमन बात आएगी कि इन दोनों ही केस में आप देखोगे सब्सिक्वेंट सूट है वो प्रोहिबिटेड है। तो कहीं ना कहीं आपको याद आएगी रेस जुडिकेटा की, रेस जुडिकेटा में भी सब्सिक्वेंट सूट इज प्रोहिबिटेड, ऑर्डर 2 रूल 2 में भी सब्सिक्वेंट सूट इज प्रोहिबिटेड। तो हमने इसी बैकग्राउंड से ऑर्डर 2 को समझना एग्जैक्टली व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट। समझ में आता है आपको क्या करना है इसमें? जहां जहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते हैं मैं वही बताऊंगा आपको, जहां जहां से मेन से क्वेश्चन बनते हैं, मेन से क्वेश्चन बनता है बेसिकली रूल 2 ऑर्डर 2 से, उतना कर लीजिए काम बन जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इसको जरा। प्लीज गो टू रूल 1। दिस इज रूल 1। एवरी सूट, देखिए एवरी सूट शैल एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, एवरी सूट shall be framed so as to afford ground for final decision upon the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them। अब यहाँ पर आप देखो कि ये मैंने आई हैव रेड दिस फॉर यू कि जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं वो कौन कौन से हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल इंपॉर्टेंट है, टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन भी इंपॉर्टेंट है, टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे फ्रेजेस इंपॉर्टेंट हैं इसमें। अब समझते हैं इसको कि एग्जैक्टली क्या है। इस लाइन को दोबारा पढ़िए, देखिए एवरी सूट शैल बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर दिस। इस ये जो मैंने आपको राउंड बनाए हैं बोर्ड पर, इनके हिसाब से पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। एक नंबर 1 मैंने आपको ये राउंड है, नंबर 2 ये राउंड है, इसको पढ़िए। देखिए इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्शन, ये जो रूल 1 है, रूल 1 इज बेसिकली गाइडिंग यू। जो रूल 1 है, जो नियम 1 है, वो आपको गाइड करता है, आपका मार्गदर्शन करता है कि आपको सूट की फ्रेमिंग किस तरीके से करनी चाहिए। इट्स ए जनरल स्टेटमेंट। कैसे? एवरी सूट शैल बी फ्रेम्ड, कैसे? सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन, सो दैट उस डिस्प्यूट में अंतिम निर्णय हो पाए। यानी कि आपकी जो फ्रेमिंग ऑफ सूट है, ये ऐसे देखिए, आप इसको ऐसे लिंक कीजिए। आप देखिए फ्रेमिंग ऑफ द सूट शैल बी लिंक्ड विद द फाइनल डिसीजन, कि आपका सूट, यू शुड फ्रेम योर सूट इन सच ए वे दैट देयर मस्ट बी द फाइनल डिसीजन इन दैट केस। यू शुड नॉट लीव, इसका मतलब क्या हुआ? यू शुड नॉट लीव एनी स्कोप फॉर फर्दर लिटिगेशन ऑन द सेम मैटर। सही है? सब्जेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट, जिस तथ्य पर, जिस लीगल प्रोपोजिशन पर, जिस मैटर पर डिस्प्यूट है, एट लीस्ट इफ यू आर ब्रिंगिंग द सूट, तो
for the God's sake, you frame your suit in such a way, at least you must decide this, you must have this dispute finally decided. तो बेसिकली गाइडिंग जो आपको गाइडलाइंस क्या दी गई है, गाइडलाइन नंबर 1 ब्रेक करेंगे अगर हम कैसे करेंगे इसको. गाइडलाइन इज विद रिगार्ड टू द फ्रेमिंग ऑफ द सूट, कि फ्रेम कैसे सूट को फ्रेम कैसे करना है. अब कैसे करना है को लिंक कर दिया अंतिम उद्देश्य के साथ. व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, दैट इज देयर मस्ट बी फाइनल डिसीजन ऑन द सब्जेक्ट मैटर एंड लेक्स जो है ये साफ साफ लिख दिया उन्होंने, टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग दैम, कि फर्दर लिटिगेशन उसके संबंध में फर्दर लिटिगेशन नहीं होनी चाहिए. और एंड अगेन एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो फ्रेमिंग है, जो रूल फ्रेमिंग रिगार्डिंग जो रूल फॉलो करने हैं अपने, यू शुड फॉलो इट एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, जितना कि प्रैक्टिकली संभव हो, पॉसिबल हो आपसे, एज फॉर एज पॉसिबल, जितना हो पाए उतने आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि फ्रेमिंग ऑफ द सूट शुड नॉट लीड टू द फर्दर लिटिगेशन. आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा, है ना. तो ये हुआ जनरल मैंडेट ऑफ रूल 1 ऑर्डर 2. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल है नहीं. आई बिलीव इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू. एंड इसमें आपने एक चीज़ देखनी है बस, एज फॉर एज प्रैक्टिकल का मतलब समझना है कि एज फॉर एज प्रैक्टिकल का मतलब क्या है इसमें, कि कोर्ट विल हैव टू सी वेदर इट वाज प्रैक्टिकेबल फॉर द प्लेंटिफ so as to frame his suit as to include a cause of action. ये रूल 2 से संबंधित है. मैं इतना समझाता हूँ आपको, देखिए बस ये रूल 2 में आएगी कुछ बातें, इसलिए इसको नहीं स्किप कर रहा हूँ. इसमें देखिए इसमें कि कब क्वेश्चन अराइज होगा कि आपकी फ्रेमिंग में फ्रेमिंग क्वेश्चनेबल है, यू डिड नॉट फ्रेम योर सूट प्रॉपरली, ये क्वेश्चन कब आएगा. ये सूट अभी जो पहली बार कोर्ट के सामने आया मैटर, देखिए सपोज कीजिए सुनीता मैम, यू ब्रॉट ए सूट, आपने एक सूट फाइल किया एंड आई एम द कोर्ट, आई डोंट नो एंड व्हाई शुड आई नो, व्हाई शुड आई लिफ्ट द कर्टेन. जो भी सूट लाएंगे आप, आई विल डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड. आपने 1000 रुपए का क्लेम किया, मैं 1000 रुपए का डिसाइड करूंगा. आपने 1 लाख का क्लेम लेकर आई, मैं 1 लाख का. मैं क्यों जाऊं, क्यों पूछूं आपसे कि सुनीता मैडम ध्यान से सूट फ्रेम कर दिया ना आपने, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है. ये आपको देखना है. मैं कब, मेरा रोल कब पूछूंगा मैं, जब आप कोई सब्सिक्वेंट सूट लेकर आएंगी और अपोजिट पार्टी से ऑब्जेक्ट करेगी, जनाब क्या हो रहा है, ये मैडम ने हद कर दी, वकील साहब हैं तो क्या कि इनका जब मन करे साइन करके कुछ भी ले आएंगी सामने. पहले ये सूट लेकर आ चुकी हैं, नहीं जनाब उसमें सूट में कुछ और था, इसमें कुछ और है, तो फ्रेमिंग का डिफेक्ट था आपका, ये यू शुड बियर इट. तो डिफेक्ट इन फ्रेमिंग ऑफ द सूट विल बी ऑब्जेक्टेड इन द सब्सिक्वेंट सूट. पहले उसमें पता नहीं चलता. तो जनरल मैंडेट ये है, उस समय देखा जाएगा. जो सब्सिक्वेंट सूट आएगा, सपोज करो कि सलोनी मैडम इज द ऑब्जेक्टर, इज द डिफेंडेंट नाउ, and now she is saying कि second suit is prohibited because of the order 2. आदेश 2 के अंतर्गत दूसरा सूट है वो प्रोहिबिटेड होना चाहिए. सुनीता मैडम विल डिफेंड हर सूट की नो इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड. इनसे कहा जाएगा कि आपने अपना सूट का जो फ्रेमिंग है वो फर्दर लिटिगेशन को अवॉइड करते हुए क्यों नहीं किया. तो फिर ये देखा जाएगा जनाब मेरे लिए प्रैक्टिकेबल ही नहीं था. समझ रहे हैं आप. द जनरल मैंडेट ऑफ रूल 1 इज टू फ्रेम द सूट एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन, ठीक, एंड टू प्रिवेंट टू स्टॉप फर्दर लिटिगेशन. लेकिन साथ में क्या क्वेश्चन है, एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, जितना प्रैक्टिकेबली संभव हो उतना ही कर सकते हैं. आप ये कह सकते हैं कि ये ग्राउंड तो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, सब्सिक्वेंट ग्राउंड ऑफ द सूट अरोज लेटर. या फिर कोर्ट ये देखेगा कि सुनीता मैडम वाकई में प्रैक्टिकेबली उस समय कर सकती थी या नहीं कर सकती थी. दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल. मैंने क्यों एम्फेसाइज किया कि अगर मेंस में आ जाए तो इस फ्रेज को लिखना, डोंट अवॉइड इट. यहाँ पर एग्जामिनर इस फ्रेज को देखेंगे कि आपने फ्रेज यूज किया है या
नहीं किया है। अदरवाइज क्या आप इसको स्किप कर सकते हैं कि आपको लगेगा जनरल फ्रेज है ये। एज फॉर एज प्रैक्टिकल का मतलब समझ गए आप लोग कि कोर्ट विल एग्जामिन इन द सब्सिक्वेंट सूट वेदर इट वाज प्रैक्टिकल फॉर द प्लेंटिफ टू फ्रेम द सूट इन सच वे और नॉट। अनिश बात समझ में आ रही है? कर लेंगे आप लोग, सही है। तो इसी से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो प्रोविज़न है दिस इज मोर इन द नेचर ऑफ जनरल पॉलिसी। इट इज ए जनरल पॉलिसी स्टेटमेंट रादर देन ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ये जो रिक्वायरमेंट है रूल 1 की कि द सूट शैल बी फ्रेम्ड सो एज टू प्रिवेंट द फर्दर लिटिगेशन सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन, इज इट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट? नो, इट इज द जनरल पॉलिसी स्टेटमेंट। एक सरकार की, एक लेजिस्लेचर की नीति है कि आपको इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है ये। यू गॉट इट? कर लेंगे आप लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन विद रिगार्ड टू द रूल 1। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, और जितना रिपीट कर दिया याद भी हो गया होगा आप लोगों को। नाउ आई कम टू द रूल 2। इसे कहते हैं झगड़े की जड़। आपको क्यों पढ़ना चाहिए? आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि रूल 2 की वजह से पढ़ना चाहिए आपको। यस, प्लीज गो टू दी रूल 2। रूल 2 पढ़ते हैं। देखिए अब 2 की क्लॉज 1 को पढ़िए। एवरी सूट शैल इंक्लूड होल ऑफ द क्लेम, राउंड कीजिए होल को, राउंड कीजिए क्लेम को। एवरी सूट शैल इंक्लूड होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। इसी को पढ़ते हैं बस। देखिए एवरी सूट शैल इंक्लूड व्हाट? होल ऑफ द क्लेम which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action। cause of action को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाद हेतु, वाद हेतुक। पढ़ लिया आप लोगों ने? अब समझ लीजिए क्या है। देखिए एवरी सूट शैल इंक्लूड होल ऑफ द क्लेम का मतलब क्या है कि आप प्रत्येक जो सूट है, प्रत्येक सूट है वो दैट शुड इंक्लूड होल ऑफ द क्लेम विद रिगार्ड टू दैट कॉज ऑफ एक्शन। इसको आप समझने के लिए आई शुड टेक द हेल्प ऑफ सम इलस्ट्रेशन दैट विल बी बेटर फॉर यू। देखिए जैसे ये है, इलस्ट्रेशन देखेंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। इस इलस्ट्रेशन को देखिए आप लोग, प्लीज रीड दिस। ए लेट्स हाउस टू बी। ए ने बी को अपना हाउस किराए पर दिया। ए लेट्स ए हाउस टू बी एट ए ईयरली रेंट ऑफ ₹1200। 1200 रुपये का वार्षिक उससे किराया लेना है, यानी कि 100 रुपीज़ पर मंथ के किराए पर। द रेंट फॉर द होल ऑफ द ईयर्स 3 years 1905, 1906, 1907। 1905, 1906, 1907 3 साल का जो किराया इज ड्यू एंड अनपेड। दिस इज द फैक्चुअल कंडीशन। तो ये फैक्चुअल कंडीशन आपके सामने। एक लैंडलॉर्ड है, एक टेनेंट है, उसने अपना मकान किराए पे दिया। 1200 महीने, 1200 रुपये साल का किराया है, और पूरे के पूरे 3 साल का किराया अब उस पर ड्यू है। नेचुरली ही विल ब्रिंग, ए विल ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट हिम। ठीक है, ए सूज बी इन 1908, 1907 तक का उसने इंतजार कब तक किया? 1905 में नहीं दिया, 1906 में नहीं दिया, 1907 में नहीं दिया, 3 साल तक किराया नहीं दिया। अब वो अपने लिए, अब उस क्लेम करने के लिए वो अपना एक सूट लेकर के आ रहा है, दैट इज ईयर इन दी 1908, 1908 में। लेकिन हुआ क्या? अब यहां पर अगर आप रूल 1 पढ़ोगे, अब यहां पर देखो, नाउ ही वांट्स टू ब्रिंग ए सूट टू रिकवर द रेंट। ठीक है, तो एज पर रूल 1, ये जो रूल 1 है ये क्या कहता था आपको कि एवरी सूट शैल बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्ड द ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन। फाइनल डिसीजन होना चाहिए, फर्दर लिटिगेशन प्रिवेंट होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस इलस्ट्रेशन, इफ यू हैव दिस, यहां पर 1905, 1906, 1907 एरियर अगर है तो तीनों कर लो। और रूल 2 ने भी यही कहा, रूल 2 की क्लॉज 1 ने भी यही कहा कि अगर आपको ये क्लेम करना है तो आपको होल ऑफ द क्लेम करना चाहिए। होल ऑफ द क्लेम क्या है? 1905, 1906, 1907 तीनों साल का रेंट बिकम्स होल ऑफ द क्लेम। जो संपूर्ण क्लेम है आपका 3 साल का बनता है।
लेकिन उसने क्या किया, ही सूज ओनली फॉर द रेंट ड्यू फॉर 1906, ठीक है। देन ए शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर द रेंट ऑफ 1905 और 1907, जिन ईयर्स का उसने रिलिंक्विश कर दिया, नहीं किया, उसके लिए उसको सू अब नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था होल ऑफ द क्लेम का मतलब क्या है यहाँ पर। आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम का मतलब हुआ 1905, 1906, 1907 का तीनों ही ईयर्स का रेंट अगर वो क्लेम करता तो हम ये कह सकते थे कि ही हैज़ क्लेम्ड होल ऑफ द। तो बात समझ में आ गई? प्लीज़ रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई हो तो बढ़े आगे को। अब एक शब्द हो रहा है, देखिए या तो ब्लू कलर तो पढ़ लिया आप लोगों ने, होल ऑफ द क्लेम पढ़ा आप लोगों ने इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। सपोजली उसी इलस्ट्रेशन में सपोज कीजिए ए इज द प्लेंटिफ एंड बी इज द डिफेंडेंट। ए ब्रॉट सूट नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ रेंट, arrears of rent. Now he brings suit number 2 on the basis of defamation, tort. So you will see in the suit number 1 what is the cause of action? Cause of action is the arrears of rent. In the suit 2 what is the cause of action? This is the defamation. So whole of the claim should be with regard to the cause of action in respect of the cause of action. यहां पर रूल की इंटरप्रिटेशन आप इस तरीके से करेंगे कि in respect of arrears of rent, that is the same cause of action, the plaintiff should bring the same suit, एक same suit taking account whole of the claim, पूरा का पूरा क्लेम उसको करना चाहिए एक ही सूट में, एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए। बात समझ में आ रही है? If there is a second cause of action, तो that should not be included in this case. वो आप अलग से सूट लेकर आ सकते हैं because there is a different cause of action. दो पार्टीज आर सेम। मेरा और तरुण का झगड़ा चल रहा है रेंट का, तो एक झगड़ा हुआ हमारा रेंट का, दूसरा झगड़ा हुआ डिफेमेटरी स्टेटमेंट का। तो नाउ अब दो कॉज ऑफ एक्शन हो गए, अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन हो गए। तो ये जो रूल बात कर रहा है, ये रूल बात कर रहा है सेम कॉज ऑफ एक्शन की, आइडेंटिकल कॉज ऑफ एक्शन की बात कर रहा है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन, सो डोंट फॉरगेट दिस। इसीलिए यहां पर ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ही शुड बी, दोबारा पढ़ लीजिए इसको, देखिए एवरी सूट शैल इंक्लूड होल ऑफ द क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। ऐसे ध्यान रखेंगे तो ध्यान रहेगा। होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब समझिए व्हाट इफ, यहां पर क्या है, बट ए प्लेंटिफ मे रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, राइट डाउन पी ऑफ लिम्स। यहां से क्वेश्चन आता है, बट ए प्लेंटिफ मे रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। इसको समझिए अच्छे तरीके क्या है। तो जनरल गाइडलाइंस क्या है, जो पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूल टू में आगे क्या कि ही शुड इंक्लूड होल ऑफ द क्लेम, लेकिन इज इट मैंडेटरी? नो, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ, यू आर प्लेंटिफ, यू आर द मास्टर ऑफ योर सूट। आप जो चाहे क्लेम करें, डोमिनस लिटिस हैं, आप पढ़ा था कल पिछली क्लासेस में हमने। तो सो यू हैव राइट टू रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ योर क्लेम एज इन आर एग्जाम्पल 1905, 1905, 1906, 1907 का क्लेम था। ही चूज ओनली टू क्लेम फॉर 1906, रेंट फॉर 1906। इट मीन्स व्हाट, ही रिलिंक्विश्ड हिज क्लेम फॉर 1905 और 1907। तो क्वेश्चन यहां पे आता है कि क्या प्लेंटिफ रिलिंक्विश कर सकता है अपने पोर्शन ऑफ क्लेम को या नहीं? यस, ही हैज राइट टू रिलिंक्विश। वाई इट इज सो? सपोज कीजिए मुझे क्लेम करना है 2 करोड़ रुपए, आई वॉन्ट टू क्लेम 2 करोड़ रुपीज फ्रॉम मिस्टर तरुण, एंड मेरी जो कन्वीनियंट कोर्ट है उसका कोर्ट का जुरिसडिक्शन है सपोज अप टू 1 करोड़। सपोज को सलोनी वहाँ पर जज है और मैं सोचूं सलोनी मेरी स्टूडेंट है, कुछ तो ख्याल करेगी गुरुजी का, है ना।
तो छोड़ो, 2 करोड़ का झंझट छोड़ो, 1 करोड़ अपना क्लेम, आई रिड्यूस माई क्लेम अप टू 1 करोड़ so that the court of Saloni will have jurisdiction to entertain that suit. The question is whether I can do so or not. क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? आंसर इज yes, I can do it. But a plaintiff may relinquish, माने छोड़ना, त्यागना, any portion of his claim. ध्यान रखना, वर्ड क्या है? क्लेम है, ये मत भूलना, ये वर्ड क्या है? क्लेम है. दिस इज नॉट रिलीफ, रिलीफ इज समथिंग एल्स. दिस इज क्लेम. एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, वो जो क्लेम कर रहा है उसका एक भाग वो छोड़ सकता है. क्यों? इन ऑर्डर टू ब्रिंग दी सूट इन जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, किसी न्यायालय की क्षेत्राधिकारता के अंतर्गत लाने के लिए प्लेंटिफ अपने क्लेम का एक पोर्शन छोड़ सकता है, उसका त्याग कर सकता है, ये उसकी पावर में है, उसके अधिकार में आता है. जनरल अपेक्षा क्या थी? जनरल अपेक्षा क्या है भाई? होल ऑफ द क्लेम क्लेम करो. यू शुड क्लेम होल ऑफ योर क्लेम. वाई? क्योंकि आपको रूल 1 कहता है कि भगवा कि प्रिवेंट करनी है फर्दर लिटिगेशन, इसमें फाइनल डिसीजन होना चाहिए. रूल 1 ने कहा फाइनल डिसीजन होना चाहिए, प्रिवेंट कीजिए फर्दर लिटिगेशन. इसलिए रूल 2 ने हाथ जोड़ के कहा कि देखो 1 पार्ट में कि होल ऑफ द क्लेम करना. लेकिन फिर भी आपको लगता है कि किसी कोर्ट की अधिकारिता में लाने के लिए जरूरी है, तो यू मे रिलिंक्विश योर पोर्शन ऑफ द क्लेम. तो आई बिलीव आपको बात समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं इसको, है ना? ठीक, चलिए अब आ जाइए यहाँ पर. ये है झगड़े की जड़. झगड़े की जड़ का मतलब ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो मेंस में क्वेश्चन आएगा वो आपको रूल 2 के भी सेकंड पार्ट से आता है. हालांकि इंटरलिंक्ड है सब, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो यहीं से मिलते हैं. रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम में क्या होगा देखिए. अब ऑर्डर टू, देखो कई बार टेक्निकल रहता है. ऑर्डर टू रूल 2 की क्लॉज 1 ने आपसे क्या कहा? होल ऑफ द क्लेम लेकर आएंगे बट यू में रिलिंक्विश. अब उसकी कॉन्टिन्यूटी में है सब रूल 2 ऑफ रूल 2. क्या कहता है? पढ़िए. वेयर ए प्लेंटिफ omits to sue in respect of any portion of his claim. इसको ऐसे पढ़ना, ब्रेक किया मैंने आपके लिए स्लाइड पे बहुत अच्छे तरीके से. Where plaintiff नंबर 1 omits, यानी कि उसको छोड़ देता है, या और इंटेंशनली रिलिंग्विश, आशापूर्वक उसको त्यागता है कि लेना ही नहीं है क्लेम ये अब ये. ओमिट्स टू सू, यानी कि यहां पर एक तरीके से ओमिशन है, यानी यहां पर एक नेग्लिजेंट वे भी हो सकता है कि आई नेग्लिजेंटली ओमिटेड, मुझे पता नहीं था लेकिन मुझसे ओमिशन हो गया. एनी हाउ देयर इज द ओमिशन टू सू. तो देयर आर 2 वर्ड्स. प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, किसी क्लेम के किसी, जैसे 19 अभी इसी केस में था 1905, 1906, 1907 में उसने क्या किया था? 1905 के क्लेम को 1907 को. तो अब उसने क्लेम नहीं किया तो हम कह सकते हैं ही ओमिटेड टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, या इंटेंशनली रिलिंक्विश्ड, या उसने जानबूझ करके छोड़ दिया. यू गॉट इट? देन व्हाट शैल बी द कॉन्सिक्वेंस. यहां से क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने. He shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. यही से है आपका. अब यहां पर देखो he shall not sue, ये क्या हो गया? बार. Further suit on the for the same portion of the claim is prohibited now. He shall not afterwards sue, वह उस दोबारा उस पोर्शन के लिए सू नहीं करेगा. दिस इज व्हाट प्रोहिबिशन बाय द रूल 2, सब रूल 2. गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? इसी से लिंक करते हुए मैंने शुरू में जब मैंने लेक्चर शुरू किया था आपको बताया था कि उसके सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा में, रेस जुडिकेटा में भी यही प्रोहिबिशन आता है, सब्सिक्वेंट सूट इज प्रोहिबिटेड. यहां पर भी सब्सिक्वेंट सूट इज प्रोहिबिटेड. ग्राउंड्स आर डिफरेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकेटा.
द मैटर मस्ट हैड बीन फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड बिटवीन द सेम पार्टीज अर्लियर टिकटिंग अंडर द सेम टाइटल। वो 5 ग्राउंड्स अलग हो गई, उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में हम लोग, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड्स दूसरी हैं, रूल 2 में ग्राउंड दूसरी हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंस सेम है। वहाँ पर भी सब्सिक्वेंट सूट प्रोहिबिट था, यहाँ पर भी सब्सिक्वेंट सूट प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर ग्राउंड क्या है कि यू हैव ईदर ओमिटेड और इंटेंशनली रिलिंक्विश्ड टू क्लेम सर्टेन पोर्शन ऑफ योर सूट। You brought part of your claim in the previous suit. Now, second suit for the remaining portion of the claim is prohibited. समझ में आ रही बात? माइंड में कुछ जा रही बात ये? तो द की वर्ड्स आर ओमिशन, ओमिट्स टू सू। देखो राइट डाउन, फिर मुझसे फोन करके पूछते हैं कई बार कि सर कैसे करें। मैं हर लेक्चर में रिकॉर्ड करवा देता हूँ कि किस पॉइंट को आप लोगों ने एग्जैक्टली याद करना है, कहाँ पर आपका हेडिंग से काम चल जाएगा। तो कैन यू बिलीव कि यू कैन लीव एनी पोर्शन ऑफ दिस, किस शब्द को छोड़ोगे आप? यू कैन नॉट लीव द ओमिट्स, यू कैन नॉट लीव द वर्ड इंटेंशनली रिलिंक्विश, यू कैन नॉट लीव द लास्ट लाइन ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू। तो लगभग आपको पूरी लाइन याद करनी पड़ेगी। तो बेटर ये है कि हम अगर पहले याद कर लेंगे तो हमारा काम प्रीलिम्स में भी हो जाएगा और मेंस में भी हो जाएगा, है कि नहीं है? तो मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ, मेरे साथ में आप दोबारा पढ़ लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको आप दोबारा इसके साथ पढ़िए। ये था आपका प्लेंटिफ में रिलिंक्विश एनी पोर्शन, कोई पोर्शन लीव तो कर सकता है ना, लेकिन यहां पर आएगा वेयर ए प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू और इंटेंशनली रिलिंक्विश, अगर वो एक्सरसाइज करता है कौन सी पावर? रूल 2 सब क्लॉज 1 की जो पावर है, जिसमें कहा गया था कि प्लेंटिफ में रिलिंक्विश, इफ नाउ ही हैज एक्सरसाइज दैट पावर, ही हैज रिलिंक्विश्ड, इंटेंशनली रिलिंक्विश्ड एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, then this will be the consequence, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. I believe कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। एंड दिस इज सब रूल 3, इसको ही पढ़ लेते हैं। ओमिशन टू सू वन ऑफ द सेवरल रिलीव्स, यहां से भैया पीफो प्लिम्स लगाए लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? क्या है सुदेश रानी? देखिए यहाँ पर क्लेम नहीं है, यहाँ पर शब्द है रिलीव्स, सेवरल रिलीव्स फॉर वन ऑफ, देयर आर सेवरल रिलीव्स एंड नाउ यू आर ओमिटिंग टू सू फॉर वन ऑफ द रिलीफ। आप समझ रहे हैं क्या है? इसको समझाता हूँ। देखिए इसको ऐसे समझिए कि सेवरल रिलीफ, रिलीफ को बोलते हैं उपचार। इसको मैं आम भाषा में समझाऊं तो सेवरल रिलीफ क्या समझिए, देयर इज मिस्टर अभय एंड हिज वाइफ पुष्पा। सो अभय वेट्स पुष्पा की कहानी है, सही है ना? पुष्पा इज सीकिंग सर्टेन, पुष्पा है सर्टेन ग्रीवेंसेस अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड नाउ द मैटर इज बिफोर द कोर्ट। नाउ शी इज सीकिंग सेवरल रिलीफ्स। मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस में गई है वो, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस पे। नंबर 1 रिलीफ क्या मांगा उसने? मैटर सेम है, ग्राउंड सेम है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है कि शी इज बीइंग सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। अच्छा डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, बताइए क्या चाहिए जनाब? एक तो घर दिला दो, यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड पर पोजेशन चाहिए, सही है? ये 1 रिलीफ हो गया। सेकंड और क्या चाहिए? मुझे मेंटेनेंस चाहिए, नंबर 2, और चलिए मिल जाएगा, दिल को ठंडक नहीं पड़ी अभी। थर्ड है ही शुड बी पनिश्ड एज वेल फॉर दैट। नाउ शी इज क्लेमिंग, दीज आर व्हाट? सेवरल रिलीफ्स। एक है कि यू आर क्लेमिंग डैमेज, 1 लाख का डैमेज बनता था, यू आर क्लेमिंग ओनली 50,000, वो हुआ क्लेम। तो एक शब्द है क्लेम, क्लेम मैं नीचे लिखता हूं, क्लेम मीन्स आपका रेंट का एरियर था
1 लाख का, एंड यू आर क्लेमिंग फॉर ओनली 50,000, सो यू आर रिलिंक्विशिंग योर क्लेम, इसे कहते हैं ब्लू कलर में पार्ट ऑफ द क्लेम, पोर्शन ऑफ क्लेम कह सकते हैं। ये हुए सेवरल रिलीफ नंबर 1 शेयर्ड हाउस होल्ड, रिलीफ नंबर 2 मेंटेनेंस, रिलीफ नंबर 3 कंपनसेशन, रिलीफ नंबर 4 पनिशमेंट फॉर हिम। दीज आर द सेवरल रिलीफ्स। तो ऑर्डर 2 रूल 2 सब क्लॉज 3 is dealing with the case of when you can seek several reliefs। तो आई बिलीव कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। जनरल स्टूडेंट्स यही करते हैं कि दे डोंट रीड द लॉ इन टेक्निकल सेंस, वो क्लेम रिलीफ को कभी फोकस करते ही नहीं है। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सब क्लॉज 3 इज डीलिंग विद व्हाट, सेवरल रिलीफ्स। सही है, अब पढ़ें इसमें। अब क्या है देखिए, A person entitled to more than one relief, एक से अधिक उपचारों के लिए वो एंटाइटल्ड है। सही है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, एक कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में उसको कई उपचार मिल सकते हैं। जैसे मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत कॉमन सेंस को अपील करने वाला होती है आपको, या और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे सपोज कि देयर इज अ केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, नाउ यू कैन क्लेम डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन क्लेम एज वेल द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम कॉज ऑफ एक्शन क्या था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, बट नाउ यू कैन क्लेम 2 reliefs इन दिस केस। तो देयर मे बी सो मैनी सिचुएशंस वेयर यू मे बी एंटाइटल्ड फॉर मोर देन 1 relief। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए किया, तो यू कैन सीक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज द मीन प्रॉफिट, यू आर एंटाइटल्ड फॉर सेवरल रिलीफ्स। You can even seek, अगर if some damage is caused to your property, then you can seek damages for that property. So for same cause of action you can several times, many times it happens कि you have option of many reliefs, more than 1 relief. तो a person entitled to more than 1 relief। तो I believe इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि entitled to more than 1 relief कौन सी सिचुएशन है ये। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में थैंक्स टू अभय भैया, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है लोगों को समझने में। नाउ दिस पर्सन क्या कर सकता है, दिस पर्सन मे सू फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीव्स, मे सू फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीव्स। ये व्यक्ति एंटाइटल्ड था, this person was entitled to more than 1 relief, but now he has option, he has discretion, he can sue for all of such reliefs, or he can sue for any of such reliefs as well। अब उसके पास ये ऑप्शन है, though I am entitled to several reliefs, but as per this sub rule I have option either to go only for 1 relief और गो फॉर ऑल द रिलीफ्स। सभी रिलीफ क्लेम करूं मैं या उनमें से एक रिलीफ क्लेम करूं। अभी एक फिल्म आई थी, नाम भूल गया मैं उसका, उस बड़ी मिस्ट्री है उसमें, वो डॉक्टर बनाया वो, फिर उसमें क्या कि कार्तिक आर्यन, यस और ये तुम कुछ करके दिखाओगे मुझे पता है कौन सी फिल्म है। डॉक्टर बना हुआ है और उसका कुछ, उसकी कुछ कहानी ऐसी है कि एक डेंटिस्ट है, एक लेडी आती है उसके, चलो कहानी सुननी चाहिए कभी के बीच में ना। आप डॉक्टर हैं, जैसे मान लीजिए तरुण जो डॉक्टर है, एज्यूम कर सकते हो इजीली आप, ही इज ए डेंटिस्ट। अब एक खूबसूरत सी लड़की आती है अपना वो दांत दिखाने के लिए, और धीरे धीरे जो डॉक्टर तरुण हैं वो उनके प्रति जो है मोहित होते चले जाते हैं, ऐसा समझिए। तो अब क्या लेकिन पता चलता है वो तो मैरिड है। अब वो लड़की ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे शी वॉज बीइंग सब्जेक्टेड टू द क्रुएलिटी, और वो अपने हस्बैंड की उससे मर्डर करा देती है डॉक्टर साहब से,
और जब डॉक्टर साहब को लगता है कि अब लाइफ शॉर्ट हो गई, अब मैंने इसके पति को भी हटा दिया है, अब नाउ इससे मेरी शादी हो जाएगी, तो तभी एक सस्पेंस खुलता है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था। अब वो बॉयफ्रेंड और वो लेडी उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं, है ना, तो वो उनसे एक ही रिलीफ मांगता है कि कुछ नहीं, प्राइवेटली सॉरी बोल दो, ओनली वन रिलीफ। ही ओमिटेड ऑल द रिलीफ, ही सॉट ओनली वन रिलीफ कि बस सॉरी दे दो मुझे, वो जाओ और कोई बात नहीं। फिर कहानी आगे बढ़ती हुई आप लोग फिल्म में देखना। तो मुझे ध्यान आ गया कि कैसे आदमी को कई बार सब कुछ छोड़ देता है, उसको केवल सॉरी चाहिए होता है। तो दिस शुड बी योर चॉइस। जैसे मान लीजिए पुष्पा मैडम कहें कि अब है सब कुछ छोड़ रही हूँ, से सॉरी, तो आई हैव ऑप्शन ऑफ क्लेमिंग सेवरल रिलीव्स। तो मैं आपको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर मे बी सिचुएशंस व्हेन यू हैव ऑप्शन टू क्लेम सेवरल रिलीव्स बट यू ऑप्ट टू चूज ओनली गोइंग फॉर वन और टू रिलीफ। आपके पास चॉइस है, आप सभी रिलीफ क्लेम कर दीजिए और उसमें से एक या दो को भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। पढ़िए, बट इफ, इधर देखिए, बट इफ, दिस इज इफ, डोंट इग्नोर इट, इफ ही ओमिट्स टू सू फॉर ऑल सच रिलीव्स, अगर वो सभी रिलीफ को ओमिट सू करने के लिए ओमिशन करता है, यानी कि सभी रिलीव्स के लिए सू नहीं करता है, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड। अगर उसने कोई रिलीफ को ओमिट किया था सू करने के लिए, तो फिर वो उसको सू नहीं कर सकता। ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड। अब इसमें इतना समझिए पहले कि अगर उसने ओमिशन किया, he was entitled but now he is leaving several reliefs, he is bringing suit only for one of such relief। तो जो reliefs हैं, ये जो शब्द है देखिए, any relief so omitted, जो relief उसने छोड़ दिया उसके लिए he shall not afterwards sue for it। सही है? तो यहां पर भी आप देखेंगे सब्सिक्वेंट सूट इज बार्ड, सब्सिक्वेंट सूट इज बार्ड फॉर द रिलीफ ही ओमिटेड। हाँ है ना, बताइए। तो रूल 2 में भी आया था, रूल 2 में क्या था कि वन ऑफ द क्लेम्स को ने पोर्शन ऑफ द क्लेम को ओमिशन था, इंटेंशनली रिलिंक्विश किया था यहां पर। अब इसमें डिफरेंस करना है आपने, वो देखिए अभी, वो मैं आपको समझाता हूं अभी। अब देखिए ये जो सब रूल 3 है, इसको देखिए अभी, मैंने जो लाइन लिखी है, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। अब जरा आप अपने ही बेरैक में नोट्स भी दिए मैंने आपको, आप एक फ्रेज है, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं आपके लिए, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। ये जो फ्रेज है यू विल नॉट सी इन सब रूल 2, रूल 2 में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसी को समझिए अलग से। आप जनरली दोनों समझ चुके पहले में, अब यहां पर समझिए कि डिफरेंस कहां पर आ रहा है अभी है। जो सब क्लोज 2 है उसमें क्या ओमिट हो रहा था, वो द प्लेंटिव हैज ओमिटेड और इंटेंशनली रिलिंग्विश्ड वन पोर्शन ऑफ द क्लेम। तो वहां पे रूल एकदम सीधा सीधा था कि अगर आपने पोर्शन ऑफ द क्लेम को रिलिंक्विश किया, यू कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स सू फॉर दैट। लेकिन यहां पर सब रूल 3 में एक क्लॉज आ गई है, इफ ही ओमिट्स टू सू फॉर ऑल सच रिलीव्स, जनरली मैंने क्या पढ़ाया, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर सच रिलीफ। लेकिन एक फ्रेज यहां पर ऐड कर दिया उन्होंने, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। It means what? There is possibility. According to sub rule 3, there is possibility. और क्या possibility है कि you can omit to sue for one or more reliefs and still you can sue afterwards, subject to the condition you have obtained the leave of the court for that। आपने पहले न्यायालय की उससे अनुमति ले ली है। इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ कि अगर इफ़ यू वर एंटाइटल्ड टू सेवरल क्लेम्स,
सेवरल रिलीफ्स, आप सेवरल विभिन्न प्रकार के रिलीफ के लिए आप एंटाइटल्ड थे और आपने कुछ रिलीफ के लिए सू किया और कुछ रिलीफ के लिए सू नहीं किया। लेकिन जो रिलीफ के लिए सू नहीं किया उसके लिए आपने न्यायालय की परमिशन ले ली पहले से एडवांस में कि जनाब दो आई कैन क्लेम दीज 5 और 4 रिलीफ्स but I want to sue only for these 2 reliefs at present and I am leaving these 2. So kindly grant me permission for that. अगर कोर्ट ने परमिशन दे दी कि ओके you can sue only for several reliefs leaving others, then the prohibition of sub rule 3 will not work in that case. You can sue afterwards. तो यहाँ पर जो टेक्निकल लाइन है, इस लाइन को मैंने क्यों लास्ट में समझाया आपको, क्लेम में परमिशन की जरूरत नहीं थी। ये जो परमिशन ऑफ द कोर्ट है, लीव ऑफ द कोर्ट है, द क्वेश्चन ऑफ लीव ऑफ द कोर्ट डज नॉट अराइज इन द केस ऑफ क्लेम, इट अराइज ओनली इन द केसेस ऑफ रिलीफ। तो क्लेम रिलीफ, क्लेम रिलीफ। क्लेम में कोई पोर्शन, आपने इतना बड़ा पोर्शन था, आपने इतने पोर्शन क्लेम किया, आपको दोबारा परमिशन नहीं मिलेगी बाकी के लिए। लेकिन आपके पास 1 2 3 4 रिलीफ्स थे, कोर्ट से आपने परमिशन ली कि आई वांट टू सू ओनली फॉर 2 और 3 फॉर दिस, है ना, एंड आई वांट टू लीव अदर्स। कोर्ट ने परमिशन दे दी, देन यू कैन ब्रिंग द सब्सिक्वेंट सूट फॉर दोज रिलीफ्स विच यू ओमिटेड विद द लीव ऑफ द कोर्ट। तो और लीव ऑफ द कोर्ट का जो पोर्शन पार्ट है ये नेवर गेट कंफ्यूज, इट इज़ नेवर इन केस ऑफ क्लेम। और ये देखना जो टकवानी में भी इसको बहुत ढंग से समझाया नहीं गया इस पॉइंट को। उन्होंने कई बार क्या होता है कि वो टकवानी साहब ने लिखी होगी बड़ी कमेंट्री, उसको समरी किया स्टूडेंट एडिशन में, तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है किसी कम पढ़े लिखे नहीं कर डाली है, कई गलतियाँ टकवानी में इस तरीके की। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, कर लेंगे आप लोग। तो अभी तक का आज तक का यही करते हैं। इसमें जो आगे वाले पोर्शन पे हैं अभी काफ़ी कुछ है इसमें, और इसमें केस लॉज भी पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। ये 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए, 1 2 3, इसका एक्सप्लेनेशन और भी इलस्ट्रेशंस और बाकी काफ़ी कुछ डिटेल्स हैं, वो लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। भाई सभी लोगों को, नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने हैं, सभी लोगों को झारखंड जुडिशरी का, बस मेरे पास ये कहते मत आना कि सर हमें तो 1 महीना हुआ था, 2 महीने हुए थे। यू कैन, क्योंकि आप लोग हैं हाइब्रिड कोर्स में, आप लोगों के पास वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं और वीडियो क्लासेस आर फैंटेस्टिक, आई नो दैट। और बहुत सारे सिलेक्शंस उसको आप सपोर्ट करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा कराया गया है, तो उसका बेनिफिट उठाइए। ज़्यादा नहीं, बस 13-14 घंटे पढ़िए, है ना, और हो जाएगा आप लोग। ठीक है, बाय। एग्ज़ाम से एक ओरिएंटेशन बनती है हमारी, और दूसरा कम से कम एग्ज़ाम हो सकता है पोस्टपोन हो गया, मान लीजिए जनवरी में हुआ, कई बार ऐसा होता है 6-6 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाता है एग्ज़ाम, तो हो सकता है आपको टाइम मिल भी जाए उतना जितना की ज़रूरत है आपको। और फिर नहीं तो मान लीजिए ऐसा होगा कल को एग्ज़ाम है, एक दिन पहले डिसाइड करो छोड़ना, छोड़ दो। तो फॉर्म भरना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि पहले से ही उसको ये सोचना। ठीक है, अभी की अप्रोच ये होगी कि भाई अभी तैयारी नहीं हो पाई प्रॉपर तरीके से, है ना, लेकिन नोबडी नोज़ कि कल क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए वहाँ पर हमें। प्रीलिम्स हो गया, मेंस देकर आओगे, मेंस का एक्सपीरियंस होगा, मेंस एक्सपीरियंस हो गया, इंटरव्यू का, तो यू विल कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपको। फॉर्म स्किप करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है फॉर्म भर के कुछ फ़ायदा हो भी जाए। ठीक है, हाँ, कितना नुकसान होगा, 1500 का फॉर्म होगा मेरे ख्याल से, हाँ 600 का, और बाकी फॉर्मेलिटी समझ लीजिए। एक तो इतना पैसा खर्च होगा, और अगर आने जाने में कुछ पैसा खर्च होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो गेन करोगे उसकी परसेंटेज के सामने जो संभावना है वो कहीं ज़्यादा है। चलिए क्लास ख़त्म करते हैं आज की। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है। ठीक है,
थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।